नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके इतिहास की, कि भारत में जो राज्य आज बने हुए, पंजाब बना हुआ है, आज हरियाणा बना हुआ है, आज एक गुजरात बना हुआ है, महाराष्ट्र बना हुआ है, आज असम जो असमी भाषा के तौर पे बना हुआ है, बंगाल जो बंगाली भाषा के तौर पे बना हुआ है। तो ये जो राज्य हैं, क्या ये प्रारंभ से, क्या शुरू से ही सारे के सारे राज्य भाषा के आधार पे बने हुए थे? सबका अपना अपना लैंग्वेज पहले से था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय इतिहास में जब हम जाएंगे तो अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो जब अंग्रेजों की अगर मैं बात कर लूं तो अंग्रेजों के शासन काल में भारत में जो राज्यों का बंटवारा था वो केवल प्रशासनिक था, केवल प्रशासनिक। वो केवल शासन को चलाना चाहते थे, हमारे देश पर केवल कब्जा करने का उद्देश्य था उनका। हमारे देश की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उनको मतलब भी नहीं था। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापारी कमाने के उद्देश्य से आता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता पर, ये लोगों पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको क्या नॉलेज दे रहा हूं, मुझे बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं, केवल उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। मेरा नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा नॉलेज जो मैं गेन कर रहा हूं वो आपको भी दे सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं बात करना चाहूंगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है। वैसे हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 1 की। देखिए, अनुच्छेद 1 एक बहुत बड़ी बात कहता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छा, ये इंग्लिश वर्ड क्यों आया? मैं हिंदी नीचे क्यों लिख रहा हूं, इंग्लिश क्यों ऊपर लिखी है? देखिए, एक चीज क्लियर कर दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उसका जो माध्यम था लैंग्वेज का वो इंग्लिश ही था। उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो जब बहुत सारी भाषाएं हैं तो उनमें से किसी एक को चूज करना, या कि ये बढ़िया है, हिंदी ले लो या तमिल ले लो, मलयालम ले लो, नहीं ले सकते ना। हमें कोई एक लैंग्वेज प्रिफर करनी थी, चुननी थी जो सबके लिए मान्य हो, वो इंग्लिश थी, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा, हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का जो प्रभाव था वह था, और ज्यादातर जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बैरिस्टर थे और इंग्लैंड से ही पढ़ के आए थे। सो इंग्लिश के माध्यम से ही भारतीय संविधान को बनाया गया था। देखिए, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो कहता है कि भारत जो है वो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब राज्यों को मिला करके एक देश बना है, एक संघ बना है जिसे भारत कहा जाता है। यहां पे हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 1 में किया जाता है। भारत राज्यों का संघ है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि राज्य जो आपके हैं उनको हम कुछ डिवीजन कर देते हैं, कि राज्यों को हम 3 प्रकार में बांट देते हैं। पहला है स्टेट, दूसरा है आपका यूनियन, और तीसरा है एक्वायर टेरिटरी, जिसे हम अर्जित क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहला है स्टेट, राज्य, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, एक्वायर टेरिटरी का मतलब है अर्जित क्षेत्र, जिन्हें हम एक्वायर कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, जीत लेंगे, है ना। जीतने के बाद या किसी के सहमति होने पर हम उसको अपने देश में मिला सकते हैं। ऐसा हुआ, हमने क्या किया कि जो अर्जित क्षेत्र का उदाहरण है वह हमारा है राज्य सिक्किम, जिसकी हम बात अनुच्छेद 2 में कहेंगे, उसकी बात हम कर लेंगे। इसी के साथ मैं एक चीज और पहले क्लियर कर दूं कि जो संघ है, इस संघ को 3 भागों में बांट दिया जाता है, परिसंघ, फेडरल, यूनियन। परिसंघ को कौन फेडरल कहा जाता है? फेडरल को संघ और यूनियन को संघ। अब प्रॉब्लम यह है, दोनों संघ है, फेडरल भी है, यूनियन भी है। तो अपने देश ने कौन सा अपनाया, मतलब भारत ने कौन सा अपनाया? क्या भारत ने फेडरल अपनाया या यूनियन अपनाया? ऊपर है यूनियन, ऑफ कोर्स हमने यूनियन अपनाया। अच्छा, अंतर क्या है यार? हिंदी तो वही मतलब है, फेडरल वो भी कह रहा है, फेडरल वो भी कह रहा है, अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, ये जो कौन फेडरल होता है, इसमें क्या होता है कि बस लोग ना जुड़े हुए हैं साथ में, मतलब अपने साथ में इंटरेस्ट के साथ जुड़ गए हैं, जो कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी अलग इन द सेंस ऑफ कि उनकी जब भी मर्जी आ जाएगी अपने आप निकल जाएंगे वो, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि फेडरल लोग,
फेडरल लोग जो होते हैं वो साथ जुड़े होते हैं और अपनी सहमति से निकल जरूर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस के साथ, कुछ समझौते उनके साथ हुए होते हैं, उसके साथ वो रहेंगे और उसके साथ वो निकल सकते हैं। देखिए जिंदगी हमारी इसी प्रकार होती है। कुछ लोग कॉन्फेडरल की तरह होते हैं जो आपके साथ तो रहेगा, लेकिन कब पता चल जाए या आपके साथ आपका साथ छोड़ के चला जाए आपको पता नहीं चलेगा। जो फेडरल लोग होते हैं वो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक एक समझौता रहेगा, जब तक उसका एक इंटरेस्ट रहेगा। जो यूनियन वाला है उसको रहना ही पड़ेगा, उसका हित हो ना हो उसको रहना पड़ेगा। यूनियन में कोई व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे भारत में यूनियन की व्यवस्था है जिसमें कोई भी राज्य, भारत के जो केंद्र सरकार है, केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अनुमति के बिना कोई राज्य भारत से जा ही नहीं सकता, और ऐसा कभी होगा नहीं कि केंद्र सरकार उसको बोले कि जाओ। तो ये यूनियन वाला जो है वो स्थायी है। ऐसे लोगों का जीवन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यूनियन वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि जीवन में आपको यूनियन चुनना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में कॉन्फेडरल बन सकता है, फेडरल भी बन सकता है, लेकिन यूनियन को बनना, आपके जीवन में यूनियन का आना बहुत मुश्किल काम है। जो मुझे लगता है कि आपको यूनियन प्रेफर करना चाहिए। भारत के संविधान ने भी वही प्रेफर किया। ये आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि अगर हम अपने राष्ट्रपति को, हम अपने जो हमारा संसद है, अपने राष्ट्रपति को पहले से ही अनुमति या सूचना दे दे, ये बता दे कि सर हम इस विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना चाहते हैं। भाई इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जी बात ऐसी है कि तिब्बत जो है, जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में है। वो तिब्बत के इलाके वाला जो क्षेत्र है वहां के लोग चाहते हैं कि इंडिया में मिलना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं उसको भारतीय संघ में मिला लें, भारत में मिला लें। तो राष्ट्रपति बोलेगा कि ठीक है कर लो। क्या यहां पर राष्ट्रपति के पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहां पे सिर्फ संसद राष्ट्रपति को सूचना देगा, बताएगा कि भाई क्या कर रहा हूं, ठीक है। आप राष्ट्रपति का कोई इसमें योगदान नहीं है कि वो मना करेगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस हाँ कहना है और हाँ करने का ही उसके पास अधिकार है यहां। अच्छा ठीक है, मैंने कहा तिब्बत को मिलाने का काम चल रहा है, तो सिर्फ संसद को सूचना देनी है राष्ट्रपति को कि जी हम तिब्बत को मिला रहे हैं। राष्ट्रपति साइन कर दे, हाँ जी मिला लो, बात खत्म। हमने ऐसा एक बार किया है। एक्चुअली जो सिक्किम का इलाका है, इट्स बिलोंग्स टू तिब्बत, ठीक है, वो हमसे अलग था। तो तिब्बत को हमने क्या किया कि एज अ स्टेट बनाया, एक अच्छा खासा प्रोविजन उसमें चला कि तिब्बत भारत का जो राज्य बनता है वो 22वां राज्य है। यह भी एक प्रश्न बनता है कि तिब्बत भारत का कौन सा राज्य है? तो 22वां राज्य है, जो 1975 में बन गया था, 1975 में बन गया था। और तिब्बत, जैसे कि मैं आपको अगर अपोजिट में बताऊं तो हमारे दिल्ली से बिल्कुल अपोजिट है सर। दिल्ली में गंदगी है, तिब्बत में नहीं है। दिल्ली में पॉपुलेशन बम बिल्कुल फट रहा है, सिक्किम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तिब्बत वर्ड यूज कर लिया, सिक्किम है ना, हमारा देश का जो एक राज्य है। अब तो सिक्किम की बात और कर लूं मैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, लेकिन क्या इसको फॉर्मेशन कब हुआ? तो 16 मई 1975 में हुआ। अच्छा, कौन से संशोधन के माध्यम से मिलाया गया, या इसको एक हम कह सकते हैं कि सह राज्य बनाया गया कि हाँ भाई चलो शामिल कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। तो 35वां संशोधन करके 1974 में एक सह राज्य बनाया गया, जो अनुच्छेद 2A के अंतर्गत रखा गया। और इसी के साथ 36वां संशोधन किया गया 1975 में, और आपका 16 मई 1975 को ही सिक्किम भारत का एक राज्य बना दिया गया। तो ये बात रही अभी तक कि किस प्रकार से आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत जो है वह यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। वहीं दूसरा बात करता है कि हम किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तो इसका हाईलाइट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और जो दूसरा आर्टिकल है इसका हाईलाइट रहेगा संघ, विदेशी राज्य को हम कभी भी भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक रहेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों में से हैं जो ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि भाई किसी भी व्यवस्था में अगर संसद कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्र को, उसे जो मतलब राष्ट्रपति है उसको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम इस प्रकार के फैसले लेने वाले हैं। अब एक चीज और,
यहां पर अगर संसद को किसी राज्य का नाम चेंज करना है, कोई भी व्यवस्था करनी है, तो यहां पर केवल सूचना दी जाएगी, केवल बताया जाएगा राष्ट्रपति को हम ऐसा करने वाले हैं। राष्ट्रपति की यहां पर कोई भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहने वाली है। इसी के साथ एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूं मैं कि जो अनुच्छेद 3 है उसमें विशेषकर जब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको बंटवारा कर दिया गया, बांट दिया गया। मैं कुछ एग्जांपल जैसे आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपी की, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ये 2 जून 2014 में अलग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारे राज्य जो नए नए बन रहे थे कहीं ना कहीं भाषाई आधार पे थे। लेकिन क्या तेलंगाना और आंध्रा की भाषा अलग है? नहीं, तेलंगाना और आंध्रा की भाषा बिल्कुल तेलुगु है। उसके बावजूद, उसके अलावा तेलंगाना को अलग कर दिया गया क्योंकि रीजनल, क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग थी, क्योंकि उनका विकास नहीं हो रहा था, वो अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे थे। इस कारणवश उसको एक राज्य बना दिया गया तेलंगाना। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि बिहार और झारखंड का। देखिए, बिहार और झारखंड भारतीय राजनीति में, खासकर बिहार का नाम तो आप सुनते ही हैं, तो बिहार से एक राज्य निकलता है जिसका नाम है झारखंड। झारखंड 2000 में तो बिहार से निकल गया। और अगर आपको मैं बात बताऊं, झारखंड जो है वो बिहार से ज्यादा तेज गति से विकास कर रहा है, जबकि जो झारखंड था वो बिहार के अंदर था। बिहार आज भी उसी दयनीय स्थिति में, गरीबी में जिंदगी लोग जी रहे हैं। वहां की प्रति व्यक्ति जो आय है आज भी कम है, लेकिन जो राज्य बिहार से निकल गया था झारखंड, आज वो तेज गति से विकास कर रहा है। क्या कारण है बिहार के पीछे रह जाने के? वहां के राजनेता, वहां के लोग, ये एक ऐसी सोच जो केवल जातिगत व्यवस्था के अनुसार चलती है। अगर वहां पर लोग जातिगत जो राजनीति है उसको छोड़ करके देश के विकास पर या राज्य के विकास पर ध्यान दे तो आगे काम कर सकते हैं। इसी के साथ एमपी की बात करते हैं। एमपी से भी एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। देखिए, एमपी भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ को उससे अलग कर दिया जाता है और इसके बाद से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन जाता है। छत्तीसगढ़ की आज एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है नक्सलवाद की। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में इस लेवल तक है कि वहां पर आज भी जो भी सरकार काम करवाती है या जो भी कार्यविधि होती है, वहां पर नक्सलवादी हमले होते हैं और राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, ये उन राज्यों में आते हैं जिनका विकास नहीं हो रहा है, जिनका विकास का मेन जो ना होने का कारण है वह गरीबी, निरक्षरता तो है ही, लेकिन नक्सलवाद भी एक मुख्य मुद्दा है। हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी से उत्तराखंड जो हमारा है वह 9 नवंबर 2000 में अलग होता है। अब देखिए, यूपी जो है वह मैदानी इलाका है और जो उत्तराखंड है वह पहाड़ी इलाका है। इस कारणवश इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। अब हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 4 में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है कि आपका जो अनुच्छेद 2 है और 3 है, वो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 से अलग रखा गया है। मतलब समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर केंद्र सरकार को किसी नए राज्य को बनाना है, नाम बदलना है, वह बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार कर सकता है। अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के तहत नहीं रखा गया है, क्योंकि 368 कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उससे बाहर है। इसका मतलब बहुत आसानी से संवैधानिक जो आपके काम है उसको ना करते हुए भी या संवैधानिक संशोधन ना करते हुए भी केंद्र सरकार बहुत आसानी से केवल 2 अनुच्छेद और 3 अनुच्छेद के अनुसार कोई भी नया राज्य और किसी भी नए राज्य का नाम रख सकता है, सीमा को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो एसआरसी का गठन होता है 1953 में। एसआरसी, राज्य पुनर्गठन आयोग, यह आयोग मेनली जो बनाया गया था राज्यों को भाषाई आधार पर बनाने के लिए, राज्यों को बनाने के लिए किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आगे चल के आएगी कि भाषाई आधार पर बनाया जाएगा। सबसे पहले कौन सा राज्य बना, क्या नाम था उस राज्य का, क्यों बना, क्या इतिहास था उस राज्य का? उस राज्य का नाम था एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन आपका होगा 10 अक्टूबर। कब होगा? 10 अक्टूबर 1953। एक नया राज्य बन गया। तो क्या नया राज्य इतनी आसानी से बन गया था? इसके पीछे कोई इतिहास नहीं था, बिल्कुल इतिहास था। यह बात है 1952 की।
1952 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बहुत फेमस है और आंध्र प्रदेश को बनाने में उनकी ही भूमिका है, जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु जो है आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। 56 दिनों का आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि राज्य बनाओ, जो मद्रास है इसमें तमिल लैंग्वेज बोलने वाले तमिलनाडु बना दो भाई, अलग कर दो, और हम जो मद्रास में ही हैं, हम तेलुगु भाषी हैं, हमें आंध्र प्रदेश बना कर दो। केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा, लगा ये छोटा मोटा आंदोलन होगा, चलो हटा देंगे। लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिनों तक हड़ताल करते हैं। इस भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में अब विद्रोह होगा, जन आक्रोश होगा, और इस जन आक्रोश में नेहरू जी को झुकना ही पड़ जाता है और एक नए राज्य का निर्माण हो जाता है, आंध्र प्रदेश। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी यही रुकने वाली है? क्या सिर्फ आंध्र प्रदेश ही एक राज्य नया बना था, अब कोई राज्य नहीं बनेगा? जी नहीं, ये तो शुरुआत थी, ये तो कारवे की शुरुआत थी। अब हर एक क्षेत्र से एक नए राज्य बनाने की मांग शुरू होने वाली है और इस बात को सरकार बिल्कुल समझ चुकी थी। तो इसीलिए सरकार ने एक आयोग का गठन पहले ही कर दिया। जैसे एक राज्य बनाया था उसी वर्ष SRC, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो क्या भूमिका थी इसकी, क्या करने वाला था ये, तो मैं आपको बताता हूं। जो SRC है उसने सबसे पहले क्या किया, एक व्यक्ति हैं फजल अली, क्या नाम है उनका, फजल अली। कौन है फजल अली, क्या भूमिका थी SRC में इनकी? तो SRC में जो फजल अली थे वह सुप्रीम थे, मतलब अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। कहने का मतलब जो SRC था वह फजल अली की अध्यक्षता में ही बनाया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। सर्वोच्च न्यायालय में भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग इनकी अध्यक्षता में था। अब इसने क्या किया, क्या इसकी पर्पस था, इसने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई? तो इसके मल्टीपर्पस थे, ठीक है, बहुत सारे काम थे, जिसमें सबसे पहले इसने क्या किया, 1953 में जब इसको बनाया गया तो अगले ही 2 साल बाद 1955 में 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 1955 अपनी रिपोर्ट दी, उसमें 3 सिफारिशें की गई। पहला A, B और C, मतलब जो राज्यों का बंटवारा कर रखा है आपने, जो देशी रजवाड़े हैं या ब्रिटिश प्रोविंस हैं, ये आपके या जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र हैं जी, वो जो इलाके हैं ना वो खत्म करो। मतलब सिमिलर जो बंटवारा अभी तक तुमने राज्यों का कर रखा था वो तरीका गलत था, उसको खत्म करो। तो A, B और C जो राज्यों का बंटवारा कर रखा है वो खत्म कर दो, पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश, जो आपका मणिपुर है और जो दिल्ली है, उन दोनों को छोड़ करके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को आसपास के जो राज्य हैं वहां मिला दिया जाए, ठीक है। और तीसरी सिफारिश थी, अब राज्यों का जो गठन होगा वह भाषाई आधार पर होगा, जो भी नया राज्य बनेगा वह भाषा के आधार पर ही बनाया जाएगा। यह एक समस्या थी। इसके अलावा देश की आजादी के साथ ही हम देखते हैं कि 4 ऐसे रजवाड़े हैं जिनको देश में शामिल करने को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या थी। उन रजवाड़ों के नाम भी आप याद कर सकते हैं, जिसमें पहला रजवाड़ा था आपका जम्मू कश्मीर, राजा का नाम हरी सिंह। आपका जूनागढ़ जो कि गुजरात का रीजन आता है, राजा का नाम महावत खान। हैदराबाद शासक का नाम निजाम, और मणिपुर शासक का नाम बोध चंद्र सिंह। इन राज्यों को मिलाने में, इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक नेतृत्व करने की शैली थी, उसने देश को एकीकरण में उनकी भूमिका रही। देखिए काफी टॉपिक मैंने कवर किए हैं, और ये जो सोर्स हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी का सोर्स है। जो एसआरसी का सोर्स मैंने आपको दिया है वह एनसीईआरटी का है और काफी विश्वसनीय है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताओ, और जो भी आप हमें सजेशन दोगे हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। हमारा प्रयास ही है कि हर वीडियो में और हर वीडियो के साथ मैं खुद में एक इंप्रूवमेंट लाऊं और आपको कुछ सिखाकर जाऊं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।